सवाल यह है कि देश को आजाद कराने के लिए 10 साल काला पानी की कठोर सजा भुगतने वाले वीर सावरकर पर आखिर ये कांग्रेसी व वामपंथी इतना आक्रमण क्यों करते हैं। ये आरोप लगाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सावरकर ने भारतीय युवाओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। हाँ, किया था, पर क्यों किया था इसकी पूरी सच्चाई आपको समझनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह एपिसोड एक आई ओपनर साबित होगा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। तो अब इस सावरकर वर्सेस कांग्रेस श्रृंखला के अंतिम 2 एपिसोड बचे हैं। मैंने इस पूरी श्रृंखला में ईमानदारी से आपको वो समानांतर स्टोरी दिखाने का प्रयास किया जिसे वामपंथी बकवासकारों ने या तथाकथित इतिहासकारों ने आपको कभी नहीं दिखाया। वो केवल एक पक्ष दिखाते रहे, और वो भी मॉडरेट कांग्रेसियों का। उन्होंने प्रखर राष्ट्रवाद के स्वाभिमानी पक्ष को कभी सम्मान दिया ही नहीं। इन वामपंथी बकवासकारों ने सिर्फ यह साबित करने का प्रयास किया कि हमें तो आजादी अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों से सिर्फ निवेदन कर करके मिल गई। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू महात्मा गांधी, मैं उस गीत व उससे उपजे विचार का पूरी तरीके से विरोध करता हूं जो ये कहता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। यदि बिना हथियार उठाए हमें आजादी मिल गई तो मैं पूछना चाहता हूं कि खुदीराम बोस से लेकर मदन लाल ढींगरा और भगत सिंह से लेकर उधम सिंह तक को अंग्रेजों ने फांसी क्यों दी? वीर सावरकर से लेकर सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी की सजा क्यों हुई? ऐसे गाने गाकर आप उन सभी क्रांतिकारियों के त्याग, बलिदान व देशभक्ति का अपमान करते हैं। गांधी जी का अपना अभूतपूर्व योगदान है जिसके लिए पूरे हृदय से हम लोग सम्मान करते हैं उनका, पर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम दूसरे पक्ष को एकदम नकार दें। नेहरू खानदान ने, ध्यान से समझिएगा, नेहरू खानदान ने सिर्फ गांधी जी के गांधी सरनेम को इस्तेमाल करके आजादी के बाद की अपनी राजनीति को चमकाया और दूसरे राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को किनारे कर दिया, भले वो कांग्रेस के अंदर के हों या कांग्रेस के बाहर के। एक उदाहरण मैंने आपको चौथे एपिसोड में दिया था, कुशल कुंवर का। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक या भूल गए आप तो पलट के एक बार देख लीजिएगा। वो कुशल कुंवर असम के कांग्रेस के नेता थे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में हुई घटना के लिए, जिसमें कि कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, उसके लिए फांसी की सजा दी गई थी। पर विडंबना देखिए कि हम उन कांग्रेसी कुशल कुंवर का भी नाम ठीक से नहीं जानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इन वामपंथी बकवासकारों का आका हुआ करता था वो नेहरू खानदान, जिसने कांग्रेस पार्टी को अपना गुलाम बनाकर सत्ता को अपनी जागीर समझ ली। और वो इतिहास भी इन वामपंथी लेखकों से अपने हिसाब से लिखवाता रहा। ध्यान से समझिए कि मैं 1947 के बाद की कांग्रेस पार्टी को गुलाम कांग्रेस क्यों कहता हूं। उसका कुछ कारण है, ऐसे हवा में नहीं कहता हूं। जरा समझिए, लॉजिकल वे में समझिए। 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से 1947 तक जब भारत आजाद हुआ, यानी कुल 62 वर्षों में, आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 62 ईयर्स आता है, तो 62 वर्षों में हर वर्ष कोई बड़ा क्रांतिकारी कांग्रेस अध्यक्ष होता था। दादा भाई नेहरू को ले लीजिए, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, स्वयं महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे 45 राष्ट्रीय स्तर के नेता जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 62 सालों में 45 लोग। और उन 62 सालों में मोतीलाल नेहरू कुल 2 साल और जवाहरलाल नेहरू कुल 5 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहे। यानी आप कह सकते हैं कि आजादी के पहले लगभग 11% समय नेहरू खानदान के पास कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी बनी रहती है। किंतु आजादी के बाद से आज तक की अगर काउंटिंग कर ली जाए, टोटल 73 ईयर्स होते हैं, तो 73 वर्षों में मात्र 17 लोग कांग्रेस अध्यक्ष बने। 73 सालों में 17 लोग, और उधर 62 सालों में 45 लोग बने थे। और इन 17 में से भी 5 लोग नेहरू खानदान से थे, जिनमें से 3 को ये लोग भारत रत्न खुद ही दे चुके हैं। वो तो इनकी सत्ता चली गई, नहीं तो जो 2 अभी बचे हैं ना, ये सोनिया एंड राहुल जो अभी लाइन में लगे हैं, इनको भी ये लोग भारत रत्न घोषित कर चुके होते हैं। और जब वीर सावरकर का नाम लिया जाता है कि इनको भारत रत्न दिया जाए, तो इन लोग के पेट में मरोड़े पड़ने लगती है, और इनके जितने चेले चापाड़ हैं उनके खिलाफ न जाने क्या क्या अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। अच्छा,
समय के आधार पर यदि बात कर ली जाए तो आजादी के बाद के 73 वर्षों में से 40 साल यानी 55% समय यह कुर्सी नेहरू खानदान के पास सुरक्षित रही और पिछले 22 वर्षों से लगातार यह कुर्सी उन्हीं के पास है और अब शायद यह कुर्सी किसी और को मिलनी भी नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस अब पूर्णतः नेहरू खानदान की गुलाम बन चुकी है। अच्छा, इन बकवासकारों की बकवास की मैं आपको एक बानगी भी देता हूं, अर्थात उदाहरण। 7वें एपिसोड में मैंने आपको साइमन कमीशन के बारे में बताया था, जिसके एक विरोध प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लाला जी के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में कितना अपने दिमाग में जानकारी रखते हैं? शायद केवल इतनी कि वो कांग्रेस के एक नेता थे जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुई जिसमें उन घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। केवल हम लोग आमतौर पे इतनी ही जानकारी रखते हैं, जो कि अधूरी जानकारी है। अब कुछ जोड़ना चाहूंगा यहां पे कि आजादी के पहले ऐसा विधिक रूप से मान्य था कि आप एक साथ दो संस्थाओं के सदस्य हो सकते थे। एक्चुअली लाला जी कांग्रेस व हिंदू महासभा दोनों के ही सदस्य थे और वैसे भी 1933 तक हिंदू महासभा एक सामाजिक संस्था थी और जबकि कांग्रेस कभी पॉलिटिकल पार्टी हो जाती, कभी सामाजिक संस्था, वो घालमेल चलता रहा उनका। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है लाला जी दोनों के ही सदस्य थे। पर इन वामपंथी बकवासकारों ने हमें केवल अधूरी जानकारी दी, बल्कि आप अगर इंटरनेट खंगाले, मैंने भी खूब खंगाला, तो बड़ी मुश्किल से ये जानकारियां मैं खंगाल के आपके समक्ष ला पा रहा हूं कि वो एक्चुअली हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। बल्कि लाला जी कांग्रेस के अध्यक्ष तो 1920 में थे, जबकि 1925 तक वो हिंदू महासभा से ज्यादा जुड़ चुके थे और 1925 में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। और जिस समय साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था यानी 1928, उस समय वो लाहौर क्षेत्र के हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर हिंदू महासभा भी साइमन कमीशन का विरोध कर रही थी और उसी ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक बड़े विरोध मार्च का आयोजन किया था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और वो उसमें घायल होते हैं, जिसमें लाला जी ने यह बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी और जिसके 19 साल बाद अंग्रेजों से भारत मुक्त हो गया। पर विडंबना देखिए कि आजादी के बाद नेहरू की तरफ से इतिहास लेखन का कार्य करने वाले वामपंथी बकवासकारों ने यह सारा सच हम लोगों से छुपाया और केवल आधा पार्ट उसका हमें दिखाया। और बल्कि उसका उल्टा सवाल हम लोगों से यह करते हैं कि यह बताओ कि हिंदू महासभा ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने आजादी की लड़ाई में काम क्या किया था? अरे, हिंदू महासभा के वो सभी बड़े नेता जो कांग्रेस के भी सदस्य रहे थे, उन्हें ये सिर्फ कांग्रेसी दिखाते हैं। एक और बड़ा नाम आपको याद दिलाता हूं, महामना मदन मोहन मालवीय। कितने लोग आज जानते हैं कि वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे? इन सभी बड़े नेताओं के जो राष्ट्रहित के कार्य थे उनको ये कांग्रेस के खाते में जोड़ देते हैं और उसके बाद पूछते कि बताओ हिंदू महासभा ने काम क्या किया? यार अजीब कार्य है। अच्छा, इनके दिमाग की चपलता का एक और उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। एक नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी दोहरी सदस्यता रखते थे। पहले ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बाद में ये मुस्लिम लीग के भी नेता बन जाते हैं। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में भी थे और मुस्लिम लीग में भी थे, लेकिन ये जितने वामपंथी बकवासकार हैं ये इनको केवल मुस्लिम लीग का ही नेता दिखाते हैं। क्यों भैया? वो इसलिए क्योंकि आगे चलकर इन्होंने नेहरू के साथ मिलकर भारत के बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी। तो बंटवारे में उसके हिस्से के जो पाप थे वो टोकरी कांग्रेस के सर पे क्यों रखे? बल्कि बंटवारे में जो नेहरू के हिस्से के पापों का ठीकरा था वो भी ये जिन्ना के सर पे फोड़ दिया करते थे कि भैया सारा जो कुछ काम हुआ बंटवारे में वो जिन्ना ने किया था। तो ये वामपंथी बकवासकार जितने हैं ये बड़े धूर्त हैं, जो आज तक उसी जेएनयू में जमे हुए हैं। मुझे लगता है कि जो इंदिरा जी के समय नेहरू के नाम पर दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी है जेएनयू, ये उन्हीं बकवासकारों को पोषित करने मात्र के लिए बनाई गई थी। अच्छा, एक बात पे और गौर करिए,
पंडित मदन मोहन मालवीय बनवाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू 1915-16 में, लेकिन उन्होंने अपने पिता या किसी रिश्तेदार के नाम पर उसका नाम नहीं रखा। लेकिन जब इंदिरा के समय यह यूनिवर्सिटी बनती, भारत के आजाद होने के बाद यह यूनिवर्सिटी बनती है, तो उसका नाम रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू, ताकि वो नेहरू खानदान के पक्ष में इतिहास को लिख सके। इसीलिए जेएनयू आज तक इन वामपंथियों का गढ़ बना हुआ है। ये चाहे आप विपिन चंद्र को ले लीजिए, रोमिला थापर जैसे जितने वामपंथी बकवासकार हैं, अधिकतर उसी जेएनयू के कीड़े मिलेंगे आपको, वहीं के प्रोफेसर मिलेंगे। अच्छा, अब एक और दूसरा एंगल आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि हिंदू महासभा के वो नेता जिनके पास दोहरी सदस्यता नहीं थी, मतलब जैसे कि लाला जी की बात की जाए या मालवीय जी की बात की जाए, तो ये लोग कांग्रेस में भी अध्यक्ष रहे और हिंदू महासभा में भी अध्यक्ष रहे। तो उनके जो अच्छे कार्य थे, बड़ी आसानी से इन लोगों ने क्या किया कि उनके आगे कांग्रेस का टैग लगाया और उनके सारे कार्यों को जो है कांग्रेस की लिस्ट में गिनवा दिया। पर वीर सावरकर जैसे वो प्रखर राष्ट्रवादी नेता जो कांग्रेस में कभी शामिल ही नहीं हुए, फिर उनके राष्ट्रहित के कार्यों का क्या किया जाए? कल को जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जनता पूछ सकती है कि भैया ये लोग भी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, इनको भी श्रेय मिलना चाहिए। और इनको तो सारा श्रेय जो था वो अकेले कांग्रेस को देना था, नेहरू खानदान की बड़ाई करनी थी, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि फिर जो दूसरे इस प्रकार के नेता थे उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने चालू किए। उनको यह सोचा इन्होंने कि इनको बदनाम कर दो, इनको आरोपों में इस तरीके से घेर दो कि जनता के सामने यह साबित हो जाए कि अरे ये देश के लिए नहीं, ये तो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे तो क्या अंग्रेज बेवकूफ थे कि 10 साल उन्हें काला पानी की कठोर सजा भुगतवाते रहे? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग को बेवकूफ समझ रखा है? एक कांग्रेसी का नाम बता दो जरा, बड़े जो नेता हो, कि कितने कांग्रेसी बड़े नेताओं को काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दी थी? नहीं जानते आप। सिर्फ बकवास करते हैं ये लोग, झूठे आरोप लगाते हैं। और ये जो मैं 8वां और 9वां एपिसोड बना रहा हूं, इन सभी के इन आरोपों की पूरी पोल पट्टी खोलूंगा, जब ध्यान से सुनेगा वो सब। पर पहले हम बात करते हैं हिंदू महासभा के राजनीतिक मंच के रूप में उभरने की, जिससे कांग्रेस को आज तक सबसे अधिक मिर्ची लगती है, क्योंकि उसी राजनीतिक विचार से निकले हुए लोग आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं, जिसके आगे आज ये राजनीतिक तौर पर बौने साबित हो चुके हैं। और इनके सो कॉल्ड थिंक टैंक यानी कि वामपंथी बकवासकारों की धूर्तता भी अब देश के समक्ष आ चुकी है। पंडित मदन मोहन मालवीय व राष्ट्रवादी नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के प्रयासों से देश भर की बिखरी हुई जो हिंदू महासभाएं थी उनको एकत्र करने का प्रयास किया जाने लगता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले मालवीय जी के नेतृत्व में महासभा ने हिंदू राजनीतिक एकता व उनके शैक्षणिक व आर्थिक विकास पर न केवल जोर देना शुरू किया, बल्कि जो लोग पुनः हिंदू धर्म को अपनाना चाहते थे उनका मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मार्च 1925 में डॉक्टर हेडगेवार और वीर सावरकर के बीच में रत्नागिरी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। वीर सावरकर ने उस बैठक में डॉक्टर साहब को अपना मंतव्य एकदम स्पष्ट कर दिया था कि आप हिंदुत्व की सीमा में आने वाले लोगों को, अर्थात सिख, बौद्ध, जैन सहित हिंदुओं को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से तैयार करेंगे। और जिस दिन मेरे ऊपर से, आपको याद होगा कि उनके ऊपर अभी राजनीतिक प्रतिबंध लगा हुआ था, तो उन्होंने समझा दिया था कि मेरे ऊपर से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का जो प्रतिबंध लगा है, जिस दिन वो हट जाएगा मैं उन्हें आवश्यक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करूंगा। अच्छा, 1930 तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा सावरकर के प्रभाव में आ चुकी थी, किंतु अब तक यह महासभा एक सामाजिक मंच का ही कार्य कर रही थी, जिसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक विषयों पर कार्य किया जाता था। अब जरा आगे की बात ध्यान से समझिए। उस वक्त तक देश में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी। एक थी कांग्रेस समर्थित आपकी स्वराज पार्टी, जिसका गठन मोतीलाल नेहरू जी ने करवाया था, और दूसरी थी मुस्लिम लीग। कुछ और भी पार्टियां थी, लेकिन मुख्यतः यही 2 पार्टियां थी। मुस्लिम लीग विभिन्न सदनों में सिर्फ मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे उठाया करती थी और 1930 के दशक में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी झूठी धर्मनिरपेक्षता की दलीलों के चक्कर में न मुस्लिम लीग को नियंत्रित कर पा रही थी और न ही गैर मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को रोक पा रही थी। ऐसे में 1933 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा को राजनीतिक मंच के रूप में घोषित किया गया, अर्थात जिसके माध्यम से चुनाव भी लड़े जाएं और गैर मुस्लिम समाज यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध मतावलंबियों के राजनीतिक हितों की भारत में रक्षा भी की जाए।
हिंदू महासभा ने अपने इतने सालों के सामाजिक जागरूकता के अनुभवों का इसमें बखूबी इस्तेमाल करना आरंभ किया और इस तरह हिंदुत्व की विचारधारा पर कार्य करने वाला राजनीतिक दल 1933 में बनता है हिंदू महासभा व सामाजिक संगठन 1925 में बनता है आरएसएस, और ये दोनों ही देश की सेवा में तत्परता से लग गए। साल 1937 आता है जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नई सरकार बनी जो सावरकर के प्रति सम्मान का भाव रखती थी। तब सावरकर पर अंग्रेज सरकार द्वारा थोपे गए उस बंधन से उनको बिना शर्त मुक्त कर दिया जाता है कि वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते थे। ये सावरकर के धैर्य, बुद्धिमत्ता व उनके बढ़ते हुए जनसमर्थन का ही परिणाम था। खैर उसी साल सावरकर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का दायित्व अगले 7 सालों के लिए अर्थात 1944 तक के लिए सौंप दिया जाता है और फिर सावरकर के राजनीतिक व कूटनीतिक निर्णयों के जीवन की शुरुआत होती है, जिसको लेकर आज तक कांग्रेस उनके ऊपर आक्रमण करती रहती है कि वो हिंदूवादी व्यक्ति थे और झूठे आरोपों से उनको बदनाम करने की साजिश रचती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुत्व की बात तो सावरकर से पहले स्वामी विवेकानंद ने की थी और वो भी विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को। पूरे विश्व ने उनको सुना और उनके वो प्रशंसक बन गए। और सत्य यही है कि आज यदि पूरी दुनिया को कोई शांति का मार्ग दिखा सकता है तो वो है हिंदुस्तान, और वो होगा तब जब भारत के महान ऋषि मुनियों द्वारा विकसित आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष और परमहंस योगानंद जैसे महान योगियों द्वारा पूरी दुनिया में इस सनातन संस्कृति का व्याख्यान दिए गए योग, ध्यान व आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे हम लोग। मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि इन योगियों के खिलाफ जिनका भी मैंने नाम लिया, जब वो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, पर जब सावरकर हिंदुत्व की बात करते हैं तो आपके सर के बाल खड़े हो जाते हैं। और वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए होता है क्योंकि सावरकर एक राजनीतिक पार्टी के 7 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी मैं सावरकर पर लगने वाले हर आरोप पर बात करूंगा, पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सावरकर पर ही इतने आरोप ये लोग क्यों लगाते हैं। आजादी के वक्त भारत में 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अस्तित्व में आ चुकी थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। अब हुआ क्या कि बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के सभी बड़े नेता पाकिस्तान चले जाते हैं और भारत में बच गए कौन? कांग्रेस व हिंदू महासभा के नेता। पर सत्ता में आ गए कांग्रेसी, और तभी से ये इनके दिल में कांटा चुभता रहा कि कल को कहीं ये हिंदू महासभा या इसकी विचारधारा पर काम करने वाले लोग कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़े प्रतिद्वंदी न बन जाएं। पर होनी को कौन टाल सकता था। आज की स्थिति यह है कि नेहरू खानदान की गुलाम बन चुकी कांग्रेस लगभग खत्म होने की कगार पर है, जबकि दूसरी तरफ हिंदू महासभा के विचारों पर चलने वाले लोग जनसंघ व जनता पार्टी के रूट से होते हुए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं, जो आज पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में केंद्र की सत्ता में है और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक मजबूत छवि रख रही है। लेकिन इन कांग्रेसियों ने वीर सावरकर को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या में वीर सावरकर का नाम भी लपेट दिया गया, किंतु कोर्ट में इनका झूठ टिक न सका और अदालत ने वीर सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया। फिर भी ये वामपंथी व कांग्रेसी टाइप के लोग सावरकर पर प्रश्न उठाते रहते हैं। तो अब मैं उन आरोपों की गहन पड़ताल आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक आरोप लगाया जाता है कि जब हिंदू महासभा मुस्लिम लीग की कट्टर दुश्मन थी तो 1939 में 1939 में कुछ राज्यों में इन दोनों ने मिलकर सरकार क्यों बनाई। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग के साथ पहला गठबंधन कांग्रेस ने किया था लखनऊ पैक्ट के माध्यम से 1916 में। खैर छोड़िए इनको, मैं हिंदू महासभा की ही बात कर लेता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1937 में देश में आम चुनाव होता है। गांधी जी के मन के विरुद्ध मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय करके कांग्रेस को ही राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू 1936 व 1937 1936 एंड 37 लगातार 2 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं और देश भर में घूम घूम कर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि इस पूरी चुनावी यात्रा में गांधी जी एक भी चुनावी रैली को संबोधित नहीं करते हैं।
फिर भी लोगों के दिमाग में गांधी जी के प्रति जो श्रद्धा भाव था, उसकी वजह से कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता है। कुल 1161 लड़ी गई सीटों में से 716 सीट कांग्रेस जीत जाती है और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाती है। किंतु होता क्या है कि 2 साल के अंदर ही कांग्रेस के नेता सत्ता के सुख में इतना डूब गए कि गांधी जी को यह लगने लगा कि जिस मेहनत व समर्पण से उन्होंने कांग्रेस के मंच की अब तक सेवा की थी, अब वो बदनाम व विस्मृत होने की कगार पर था। और इसलिए उन्होंने सभी कांग्रेसी नेताओं को सरकार से इस्तीफा देके आंदोलन की तरफ वापस लौटने का आदेश दे दिया। गांधी जी की बात को काटने की क्षमता उस समय किसी में नहीं थी, तो सभी को वर्ष 1939 में 1939 में इस्तीफा देना पड़ा। भैया, ना उन्होंने इस्तीफा दिया होता, ना मुस्लिम लीग के साथ इनको जाना पड़ा होता हिंदू महासभा को। तो होता क्या है कि 1939 में कांग्रेस के सभी जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस्तीफा दिया। और बहाना क्या बनाया गया? बहाना यह बनाया गया कि उस वक्त तक द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, तो तत्कालीन वायसराय ने चूंकि बिना देश को और जनता को यह पूछे कि वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वायसराय ने यह बात कह दी कि ब्रिटिश इंडिया द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेगी, जो कि हमारे लिए अपमानजनक है, अतः हम सभी इस विरोध में जाके इस्तीफा देते हैं। अब स्थिति क्या थी, थोड़ा सा राजनीतिक एंगल से सोचिएगा। स्थिति यह थी कि कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे चुके थे। यदि हिंदू महासभा भी उस समय जो उनके प्रतिनिधि थे वो भी वॉकआउट कर जाते, तो अंग्रेजों के इशारे पे काम करने वाली मुस्लिम लीग अपना वर्चस्व स्थापित कर ले जाती और ज्यादातर प्रांतों में उसकी सरकार चल जाती, बन जाती। ऐसे में सावरकर ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए सरकार में अपनी भूमिका तय की कि भले घोड़ा उसका हो, पर यदि लगाम मेरे हाथ में होगी तो गाड़ी को नियंत्रित किया जा सकेगा। अतः बेहतर होगा कि यदि सरकार बने तो हम मुस्लिम लीग के साथ साझेदार हों, ताकि हम उस पर नियंत्रण रख सके। इसलिए आरोप लगाने वालों को आरोप लगाने दीजिए, आप तो अपना दिमाग लगाइए। सावरकर के ऊपर दूसरा बड़ा आरोप लगाया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया, उसमें सावरकर ने हिंदू महासभा के कैंप लगवाकर लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया। आखिर क्यों? जबकि उस युद्ध में कांग्रेस भारतीयों के भाग लेने के भी खिलाफ थी, वो विरोध कर रही थी। इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए मैं आपको 3 महत्वपूर्ण लॉजिक दूंगा। ध्यान से सुनिएगा ताकि आप वीर सावरकर के दूरदर्शिता का अनुभव कर सके। पहला लॉजिक, यदि आप अंग्रेजी सेना में भारतीयों की भर्ती पर प्रश्न उठाते हैं तो आपको पहला प्रश्न उठाना पड़ेगा महात्मा गांधी के ऊपर, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था, उसमें गांधी जी ने कांग्रेस के कैंप लगवाकर भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने को प्रेरित किया था। लेकिन मैं उसमें गांधी जी का दोष नहीं मानता हूं, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें वादा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वो हमको आजाद कर देंगे। पर आजाद करना छोड़िए, युद्ध समाप्ति के बाद रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड करके उन्होंने हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया था, जो मैं आपको 7वें एपिसोड में बकायदा बता चुका हूं। ऐसे में जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने कांग्रेस व गांधी जी से समर्थन मांगा, तो उनके पास जनता को प्रेरित करने का कोई नैतिक आधार नहीं था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? विरोध करना आरंभ कर दिया। अब जरा दूसरा लॉजिक समझिए। कांग्रेस भले अंग्रेजी सेना में भारतीयों की भर्ती न करा रही हो, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के माध्यम से मुसलमानों की अंग्रेजी सेना में भर्ती शुरू करा दी थी। साथ ही जिन्ना ने 9 मार्च 1940 को लंदन वीकली टाइम में लिखे अपने एक आर्टिकल में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हिंदुओं व मुसलमानों की संस्कृति व नायक सब अलग हैं, अतः एक देश में दोनों के हित एक साथ नहीं सध सकते हैं। अर्थात वो ये कहना चाह रहे थे कि धर्म के आधार पर भारत के 2 टुकड़े होने चाहिए। इसके बाद 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वो ऐतिहासिक लाहौर रिजोल्यूशन आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग रख दी। अंग्रेज कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को चढ़ाए पड़े थे, और वैसे भी जिन्ना उनकी द्वितीय विश्व युद्ध में मदद कर रहा था और कांग्रेस विरोध।
सावरकर ने 1939-40 में ही दो बातें स्पष्ट रूप से समझ ली थी। पहली ये कि यदि सच में अंग्रेज इस विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद करते हैं तो बंटवारा होकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, और बंटवारे में अंग्रेजों के मददगार बने मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी हो सकता है। और दूसरी बात यह कि चूंकि भारतीय सेना में मुस्लिमों की भर्ती तेजी से हो रही है, इसलिए बंटवारे के वक्त सेना में मुस्लिम सैनिकों व अधिकारियों की संख्या अधिक होगी। ऐसे में गैर मुस्लिम समाज अर्थात हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि के हितों की रक्षा करना कठिन हो जाएगा। अतः उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम हिंदू महासभा के कैंप लगवाकर गैर मुस्लिम समाज को भी प्रेरित करेंगे कि वो अंग्रेजी सेना में भर्ती हों। मैं आपको इसका एक परिणाम भी बताता हूं। जब 1947 में फाइनली बंटवारे के बाद भारत आजाद हुआ तो तत्कालीन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 33% मुसलमान हुआ करते थे। उसी सेना के दो हिस्से करके एक हिस्सा जो था भारत को दे दिया गया और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। अब जरा समझिए, यदि सावरकर ने कैंप न लगवाए होते तो ये जो 33% का आंकड़ा है ये 55, 60 या 70% के आसपास होता। और ऐसे में जो हैदराबाद, जूनागढ़ या ऐसी कुछ रियासतों को हम सेना की मदद से भारतीय गणराज्य में शामिल करा ले गए, वो हो न सका होता। अब तीसरा जो लॉजिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे मैं इस श्रृंखला के अंतिम यानी कि 9वें एपिसोड में डिस्कस करूंगा। और उस अंतिम एपिसोड में हम लोग ये भी समझेंगे कि आखिर भारत आजाद कैसे हुआ था। वो जो अंतिम 2 वर्ष थे यानी 1946 व 1947, उसको वैश्विक स्तर पर समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये जो पूरी श्रृंखला मैंने बनाई वो अधूरी रह जाएगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो अंतिम 9वां एपिसोड होगा वो आपके लिए बहुत सी नई जानकारियां लेकर आएगा। अगेन मैं कह सकता हूं कि वो भी आपके लिए एक आई ओपनर होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।